हेलो एवरीवन। तो हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री की एक सीरीज़ चल रही है उसमें आज हम अपना हमें हमारा ये सेकंड लेक्चर है। तो इसमें हम बात कर रहे थे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जो भी स्रोत है उसके बारे में, कि कौन कौन से स्रोत हमें मिलते हैं, ऐसे कौन से स्रोत हैं जिनके बारे में हमें इतिहास के बारे में पता चलता है जिन स्रोतों से। तो यहाँ पर हमने बात कर ली थी जो भी उस समय पर पुरातात्विक स्थल थे। आज हम बात करेंगे मूर्तियाँ और शिल्प के बारे में, कि कोई भी जो मूर्ति है उससे हमें कैसे इतिहास का पता चलता है। तो प्राचीन भारत में मूर्तियाँ और जो शिल्प थी वो प्राचीन भारत की कला, धर्म और संस्कृति के प्रतीक थे। यानी कि लोग अपनी कला को दर्शाने के लिए मूर्तियाँ का बनाते थे, उनका यूज़ करते थे। अपने धर्म को धर्म को डिफाइन करने के लिए भी मूर्तियाँ बनाते थे। धीरे धीरे फिर इसके बाद ये एक संस्कृति का प्रतीक भी बनते गए। जैसे कोई भी आगे हम देखेंगे जो हमें मूर्तियां मिली, जिसमें हमें एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, एक पुरोहित की मूर्ति मिली। तो इस प्रकार की जो संस्कृति थी हमें उनके बारे में पता चलता है। इसके बाद ये जो है सामाजिक मान्यताएं, यानी कि लोग समाज के बारे में क्या सोचते हैं या फिर उनके धार्मिक विश्वास कैसे थे। जैसे हमें हड़प्पा सभ्यता के समय पर एक ऐसी मूर्ति मिली जिसमें जो एक लेडी है उसके गर्भ में से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया। इट मीन्स कि उनका ये विश्वास था कि जो प्रकृति है उसका जो निर्माण है वो किसी देवी के माध्यम से हुआ है, यानी कि देवी के गर्भ से हुआ है। इसके अलावा ये शिल्प कला को उन्नति और जो भी शिल्प कला थी उस समय पर, जो भी लोग स्कल्पचर्स वगैरह बनाते थे या फिर उनके जो भी आर्ट था, आर्किटेक्चर था, उनके बारे में हमें दर्शाते हैं। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो भी मूर्तियां, जिसमें हमने बात की नृत्य करती हुई जो लड़की है उसकी एक कांस्य प्रतिमा मिलती है, यानी कि ये जो है ब्रॉन्ज की मूर्ति मिली है। और जो पशुपति सील है उससे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में जो नृत्य है, वहाँ की धातु कला, शिव पूजा जैसे धार्मिक प्रथाओं का पता चलता है। यानी कि हमें इन मूर्तियों के माध्यम से बहुत सारे इतिहास के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। वहाँ पर जैसे लोग शिवा वर्शिप की पूजा वगैरह करते थे, शिवा भगवान शिव को मानते थे। जैसे कि आगे मूर्ति जो हम देखेंगे, यहाँ देखिए ये मूर्ति है, ये देखिए नर्तकी की मूर्ति, ये कांसे की मूर्ति बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि उस समय पर लोग जो थे उनका रुझान डांस की तरफ था। या फिर ये जो मूर्ति पशुपति की, ये हमें मोहर पर मिली है, ये एक सील पर लगी हुई बनी हुई मूर्ति है। और इनको भगवान शिव, ये जो यहाँ पर ये व्यक्ति की जो पिक्चर बनाई गई है, इसको एज अ भगवान शिव डिफाइन किया गया कि जो भगवान शिव थे वो आराधना कर रहे हैं या फिर एक भक्ति के एक मुद्रा में बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो मौर्य काल जब आता है तो उसकी जो भी दीदारगंज यक्षी मूर्ति जो हमें पटना बिहार में मिली है, वो पॉलिश की गई चमकदार मूर्ति कला की एक अच्छी एग्जाम्पल है। यानी कि उस समय पर पॉलिश्ड जो स्कल्पचर्स था वो भी तैयार होता था, जो कि तत्कालीन कला की परिष्कृत तकनीक और सौंदर्य बोध को दर्शाती है। यानी कि जो भी कला थी उस समय पर उसकी जो टेक्निक है उसको दर्शाया जाता है। इसी तरह से कि जो जितनी भी हम मूर्तियां देखेंगे उनसे हमें कुछ ना कुछ इतिहास के बारे में पता चलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो मूर्ति है ये पॉलिश्ड की गई मूर्ति है, काफ़ी सुंदर बनाई गई है। इसको आपने देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो साड़ी है उसकी पूरी एक एक जो होती है ना, एक एक लेयर जो है उसको अच्छे से दर्शाया गया है। तो ये जो मूर्तियाँ हमें मिली हैं इनसे हमें उनके कला के बारे में पता चलता है कि उनकी जो कला थी वो काफ़ी अच्छी थी, उनके पास कैसी कैसी टेक्नोलॉजी थी, वो कैसे मूर्तियाँ तैयार करते थे। मूर्तियों और शिल्प से तत्कालीन समाज की जो भी वेशभूषा थी, यानी कि यहाँ हम देख सकते हैं, या देखिए उनकी पूरी वेशभूषा को दर्शाया गया, गहने वगैरह पहनाए हुए, एक हाथ में ये कुछ उन्होंने पकड़ाया हुआ है। जो ऐसे होता है ना, जो भगवान या फिर किसी भी मंदिर गुरुद्वारा में ऐसे ऊपर उनके गॉड के ऊपर से जो भी ऐसे पंखे टाइप होता है ना, उसको ये दर्शाया गया। इसके अलावा यहाँ पर आप साड़ी देख सकते हो, उनकी बहुत अच्छे से दर्शाई गई है। तो इसी तरह ये उनकी जो भी वेशभूषा कैसी थी, उनके आभूषण यानी कि ज्वेलरी के बारे में, सामाजिक जीवन की जानकारी यानी कि उनकी सोसाइटी कैसी थी, इनके बारे में पता चलता है। इसके बाद जो गुप्त काल की मूर्तियां आती हैं उसमें क्या मिलता है हमें, मथुरा और सारनाथ की जो बुद्ध की मूर्तियां हमें मिलती हैं, वो सिर्फ बौद्ध धर्म के प्रसार को नहीं दर्शाती। उससे ये नहीं पता चलता कि बौद्ध धर्म कितना ज़्यादा फैला था, बल्कि उस समय की जो भी वस्त्र शैली थी, यानी कि उस समय पर जो भी कपड़े वगैरह पहनने का तरीका था, आभूषण, उनके जो ज्वेलरी थी और जो भी एक उनकी शिल्प कला थी, उसकी प्रोग्रेस को भी दर्शाती है।
कि वो लोग कितने एडवांस थे। उनके पास हालांकि इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उन्होंने उनसे ही बहुत अच्छी मूर्तियाँ, बहुत अच्छी कला करते थे। ये देखिए, ये हमें जो महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ मिली हैं मथुरा और जो सारनाथ हैं वहाँ के मंदिरों में। तो आप देख सकते हैं इन मूर्तियों के ऊपर भी ये देखिए ये जो चित्र बने हुए हैं, यानी कि इन मूर्तियों के चित्र, ये ऊपर चित्र बनने का मतलब कि उनकी जो बौद्ध है, महात्मा बौद्ध, उनकी पूरी जीवन कथा को यहाँ पर मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है। यानी कि कोई भी मूर्ति या कोई भी पेंटिंग वगैरह बनाकर उस पर ही पूरी एक जीवन कथा को मतलब कि डिफाइन किया जाता था कि कैसे उनकी लाइफ रही होगी। इसके अलावा मथुरा और गांधार जो है शैली की मूर्तियाँ जितनी भी हैं, उससे भारतीय और जो यूनानी बौद्ध कला के मिश्रण है, यानी कि ग्रीक और जो बुद्धिस्ट है, उन दोनों का मिश्रण पता चलता है। कुछ ऐसी मूर्तियां भी रही हैं जिससे ये हम पता कर सकते हैं कि जो संस्कृति का आदान प्रदान था वो कितना ज़्यादा हो रहा था। यानी कि उस समय पर भी संस्कृति इतनी अच्छी फल फूल रही थी, यानी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और संस्कृति का आदान प्रदान होता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये महात्मा बुद्ध को ऐसे दर्शाया गया और फिर एक ऐसे, ये जो ग्रीक शैली है उसमें दर्शाया गया है, और ये जो है बौद्ध कला के रूप में उनको दर्शाया गया है। तो इससे पता कर सकते हैं हम, मतलब कि ऐसे जो भी मूर्तियाँ मिली हैं उनसे हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। इसके अलावा मूर्तियों और शिल्प से जो धातु विज्ञान का पता चलता है कि कैसी मेटल का यूज़ करते थे, और पत्थर तराशने की उनकी टेक्निक कैसी थी, कैसे वो पत्थर को तराश कर उन्होंने मूर्तियाँ तैयार की, और मूर्तियाँ भी ऐसे उनके हाव भाव बिल्कुल बहुत वैसे के वैसे तैयार किए जैसे रियल में होते हैं। और मूर्ति कला की जो भी प्रोग्रेस हुई, जो भी उनका प्रगति हुई, उसका पता चलता है। इसके अलावा जो अशोक स्तंभ हमें मिलते हैं उस पर, जैसे कि सारनाथ का जो स्तंभ है अशोक का, वहाँ पर पॉलिश और जो नक्काशी जो है मौर्य काल की उन्नत तकनीक को दर्शाती है कि उस समय पर मौर्य काल कितना ज़्यादा उन्नत था। जो वहाँ के सारनाथ के स्तंभ की जो पॉलिश है, नक्काशी, उसको दर्शाया गया है। यहाँ पर ये देखिए, ये है जो भी सारनाथ का ये जो स्तंभ है उसमें ये चीज़ हमें मिली है, जो कि हमें हमारा ये नेशनल सिंबल भी है। तो ये सारनाथ के स्तंभ से लिया गया। अब हम बात करते हैं गुफाएं के बारे में, गुफा के बारे में, यानी कि केव्स। केव्स कैसे हमें इतिहास के बारे में बताती हैं। तो प्राचीन भारत में जब हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं तो उसमें जो भी गुफाएं बनाई जाती थी, आर्टिफिशियल केव्स होती थी, वो धार्मिक, सामाजिक और वास्तुशिल्प दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। यानी कि कुछ ऐसी आर्टिफिशियल केव्स तैयार की जाती थी जो रिलीजियस, उनका रिलीजियस अलग से एक विचार होते थे, उसके अलावा उनका सोशल इम्पोर्टेंस होती थी, और आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही हैं। ये जो गुफाएं हैं बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म का केंद्र रही हैं। जब हम एंशिएंट इतिहास को अच्छे से, मतलब डिटेल में जब हम शुरुआत से करेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि आर्यन के बाद एक वैदिक पीरियड जब आता है, उस समय में जब बौद्ध धर्म बढ़ रहा था, यानी कि बौद्ध धर्म का प्रसार हो रहा था, तो उस समय उन लोगों ने संघ और गण बनाने शुरू कर दिए थे। यानी कि भिक्षु भिक्षुणी जो होते थे वो संघ बनाकर रहते थे, यानी कि उनका ग्रुप बनने शुरू हो गए थे। और ये ग्रुप जब एक जगह दूसरी जगह जाते थे तो वहाँ पर मौसम खराब होने की वजह से फिर उन्हें ठंड वगैरह में, मतलब सर्दी के मौसम में उन्हें कहीं पर रहने की, मतलब उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस हुई, तो उन्होंने फिर गुफाओं को बनाकर उनमें रहना शुरू कर दिया था। खास तौर पर ये बौद्ध धर्म के शुरुआत से ये मठ वगैरह बनने, मतलब कि जो गुफाएं हैं उनका प्रसार शुरू होता है। जैन धर्म और जो हिंदू धर्म के केंद्र ये गुफाएं ही रही हैं। प्राचीन भारत की जो भी कला थी, वास्तुकला को समझने में सहायक है। यानी कि प्राचीन भारत में जितनी भी आर्किटेक्चर था वो एंशिएंट इंडिया को समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम एलोरा की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में है, हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिर एक साथ मिले हुए हैं। यानी कि एलोरा एक ऐसी केव है, एलोरा जो महाराष्ट्र में, उसमें हिंदू मंदिर भी है, बौद्ध मंदिर भी है और जैन मंदिर भी है। तो इससे क्या पता चलता है कि सभी धर्मों के जो लोग थे वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, या फिर धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाया गया। सांस्कृतिक समन्वय कैसे था, इन सभी चीज़ों को दर्शाते हैं। अब देखिए, कोई एक मंदिर है, उसमें मान लीजिए बौद्ध की मूर्ति भी है, भगवान शिव की मूर्ति भी है, और जैन के जो भी महावीर तीर्थंकर है उनकी मूर्ति भी है। तो इट मीन्स कि वो मंदिर जिसके भी शासक या फिर जिसके द्वारा भी बनवाया गया था, तो वो मंदिर में सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उस समय पर कोई भी ऐसी धर्म की लड़ाई नहीं थी जैसे कि आज के समय पर चल रही है। यहाँ पर आप ये देखिए, ये है एलोरा की गुफाएं, महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर हमें जितने भी मंदिर मिले उसमें बौद्ध, जैन और जो हिंदू धर्म के मंदिर वो एक साथ पाए गए हैं।
ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा उनका आर्किटेक्चर था। मतलब कि आप देख सकते हैं कि पूरी एक पहाड़ी को खोदकर उन्होंने कितने अच्छे अच्छे मंदिर बनाए, फिर मंदिरों पर इतनी सुंदर इतनी प्यारी नक्काशी की, मतलब इतनी ज़्यादा देखने में कितना लगता है कि आज के समय पर भी हम इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा उन लोगों ने हाथ से बना लिया होगा, क्योंकि आजकल तो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है। इसके बाद जो कैलाश मंदिर है उसकी गुफा नंबर जो 16 है, यानी कि अब देखिए एक मंदिर है उसमें भी अलग अलग गुफाएं होती थी, उसकी जो 16 नंबर गुफा है उसको एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया, जो कि प्राचीन भारत की वास्तुशिल्पीय और इंजीनियरिंग क्षमता को दर्शाता है। ये देखिए, ये जो मंदिर है ना, ये सिर्फ एक ही पूरी एक चट्टान थी, यानी कि आप ऐसे समझते एक बड़ी ये चट्टान है, इसको काट काट कर ये मंदिर पूरा बनाया गया है। और ये उस समय का जो इतनी अच्छी इंजीनियरिंग या फिर उनका जो भी टेक्नोलॉजी थी आर्किटेक्चर को लेकर, ये उन सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए भीमबेटका की जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में, ये पाषाण युग की चित्रकला को दर्शाती, यानी कि स्टोन एज में, उस समय पर स्टोन एज यानी कि पत्थर का जब यूज़ शुरू हो चुका था, तो भीमबेटका की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में इन सभी चीज़ों के बारे में बताती हैं। और इसके अलावा प्रागैतिहासिक काल के जो भी मानव जीवन है, शिकार या फिर सामाजिक गतिविधियां, उनकी जानकारी हमें मिलती, यानी कि हंटिंग सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता है। यहाँ पर आप देख सकते ये है भीमबेटका की गुफाएं, तो इसमें आप देखते हैं ये चित्रकला की गई, ये देखिए, तो इनके माध्यम से पता चलता है कि ये लोग कहीं शिकार करने जा रहे हैं। यहाँ पर हिरन वगैरह हैं, है ना, तो जंगली जानवरों का ये शिकार करते थे, उनके हाथ में भाले वगैरह या फिर पत्थरों के हथियार उन्होंने पकड़े हुए हैं। तो इनसे ये पता चलता है कि उस समय पर लोग जो थे वो शिकार करना जानते थे, यानी कि शिकार उनका शुरू से ही ये काम था, यानी कि वो लोग थे खाद्य संग्राहक थे, यानी कि अखेटक थे। अखेट क्या होते हैं? शिकार करने वाले। तो जो अखेटक लोग थे शिकार करते थे, तो वो शुरू से ही उनका काम था शिकार करना, शिकार करके जानवरों का जो भी मांस वगैरह उनको खाना या फिर उनको उनकी खाल को एज अ कपड़ों की तरह यूज़ करना। तो इसी तरह ये धीरे धीरे जो भी प्रोग्रेस होता गया, ये सब कुछ उन्होंने चित्रों के माध्यम से गुफाओं में दर्शाना शुरू कर दिया था। अब देखिए अजंता और जो एलोरा के चित्रों में राजा रानियां, नर्तकी और जो दैनिक जीवन के जितने भी दृश्य उनको दर्शाया जाए, कुछ ऐसी मूर्तियां, कुछ ऐसे चित्र भी मिले हैं जिसमें राजा रानी की चित्र मिले हैं या फिर नर्तकियां यानी कि जो डांसर्स होती हैं उनकी, और उसके अलावा जो डेली लाइफ के जो भी सीन रहते हैं उनको दिखाया गया, जो कि सामाजिक संरचना को, यानी कि उनकी जो सोशल स्ट्रक्चर कैसा था या फिर कल्चरल, मतलब जो भी सांस्कृतिक समृद्धि थी, उन सभी के बारे में पता चलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये राजा रानी के कुछ ऐसे चित्र बने हुए दर्शाए गए हैं कि राजा रानी ऐसे रहते थे या फिर ऐसे हुआ करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है राजा, ये राजा का चित्र है। अब देखिए इसके अलावा कार्ले और जो मतलब कार्ले और जो भजा की गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र में अभी स्थित हैं, वहाँ के जो स्तूप हैं, चैत्य जो हैं, चैत्य बनाए गए थे, चैत्य और विहार, आगे बौद्ध धर्म में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए व्यापारिक समृद्धि को दर्शाते हैं, क्योंकि ये जो गुफाएं हैं व्यापारिक मार्गों के नज़दीक बनाई गई थी कि मतलब जिन जगह पर ये गुफाएं हमें मिली हैं उनसे जो व्यापारिक मार्ग वो साथ ही हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन गुफाओं के माध्यम से ही लोग व्यापार करते थे या फिर ये व्यापार के अच्छे केंद्र बन गए थे। ये जो गुफाएं हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो गुफाएं, इसमें चैत्य और विहार जो है आगे हम देखेंगे, इसके अंदर जो ये कॉर्नर बने हुए थे ये चैत्य और विहार को दर्शाते हैं। यहाँ देखिए ये ऐसा विहार होता था जिसमें ये जो होता था मेन, ये गर्भगृह होता था जहाँ पर ये स्तूप बनाया गया, यानी कि मेन जो भी महात्मा बुद्ध थे उनके अवशेष वगैरह यहाँ पर रखे गए, उनकी राख वगैरह रखी जाती थी, जो भी उनके अनुयायी थे। हालांकि जो महात्मा बुद्ध है उनके जो अवशेष थे वो सांची में मिलते हैं। उसके बाद जितने भी उनके अनुयायी हुए, फॉलोवर्स हुए उनकी जो भी हमें एविडेंस वगैरह मिलते यो इन मतलब कि इन स्तूपों में रखे गए थे और फिर उनकी बड़ी गुफा बना करके यहाँ पर उनकी नक्काशी की गई थी। यहाँ पर आप ये देखिए पिलर कितने अच्छे सुंदर बनाए गए, ऊपर ये देखिए आप मूर्तियाँ इतनी बारीकी से नक्काशी की गई, मतलब देखकर ऐसे बिलीव नहीं होता कि ये हाथों से बनाए गए होंगे या बिना किसी टेक्नोलॉजी, बिना किसी मशीनरी के इन सभी चीज़ों को बनाया गया था। गुफाओं में मूर्तियों में जो भी दृश्य दर्शाए गए वो व्यापार, कृषि या फिर सामाजिक जीवन की जानकारी देते हैं कि उनका सामाजिक जीवन कैसा था, उनका व्यापार कैसा था, उनकी कृषि कैसी थी। जैसे अजंता के चित्रों में हमें व्यापारिक गतिविधियां देखने को मिलती हैं, सामाजिक समारोह यानी कि उस समय पर सोशल गैदरिंग लोग करते थे, कैसे रहते थे, ये पूरे मतलब कि
ऐसे चित्र हमें मिले हैं जहाँ पर इनके माध्यम से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय पर भी लोग इकट्ठा होते थे या फिर कुछ धार्मिक रिचुअल्स के लिए एक दूसरे के साथ कुछ त्यौहार वगैरह मनाते थे। तो ये सब कुछ हम मान सकते हैं। इसके बाद ये देखिए, जहाँ पर लिखित स्रोत सीमित हैं वहाँ मूर्तियाँ और गुफाएं दृश्य और भौतिक साक्ष्य प्रदान करती हैं। अब देखिए, इस समय पर जो प्राचीन इतिहास है, इस समय पर हमें लिखित यानी कि हाथ से लिखे हुए जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह वो बहुत कम मिलते हैं। तो वहीं पर हमें ये स्टैचूज मिलते हैं, ये केव्स मिलते हैं, ये हमें देखने का और जो फिजिकल एविडेंस वो प्रदान करती हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो अभी तक नहीं पढ़ेगी, मान लीजिए कुछ ऐसा हमें लिखा हुआ मिलता जो अभी तक पढ़ा नहीं जाता, तो उससे हम अपने इतिहास को डिफाइन नहीं कर पाते। लेकिन जो वहाँ की मूर्तियाँ हैं और जो शिल्प सभ्यता है वो वहाँ के पूरे एक कल्चर को, पूरी सोसाइटी को दर्शाते हैं कि उस समय पर सिविलाइजेशन कैसी थी, लोग कैसे करते थे, जो भी उनके स्टैचू वगैरह हमें मिले हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं साहित्य स्रोत। तो अब देखिए, साहित्यिक स्रोत क्या होता है, वो हमने जो पहले बात की थी वो थे पुरातात्विक स्रोत। तो आज ये जो हमारा मतलब इसमें सेकंड स्रोत रहेंगे सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज, यानी कि इतिहास के साहित्यिक स्रोत ऐसे होते हैं जो कि मतलब कि किसी भी धर्म की संस्कृति को, किसी भी धर्म के जो भी सभ्यता है, किसी भी धर्म के जो भी कल्चर, मतलब किसी भी समाज के धर्म को दर्शाते हैं, तो उन सभी को लिटरेरी सोर्सेज कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में साहित्यिक स्रोत की भूमिका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो स्रोत है तत्कालीन समाज के बारे में, संस्कृति, धर्म, अर्थव्यवस्था और राजनीति की हमें बहुत गहरी जानकारी प्रदान करते हैं। यानी कि इसमें हमें जो काफ़ी गहरी जानकारी मिलती है किस किस चीज़ की, जो भी हमें उनका धर्म था, उसके उस समय के जो भी समाज था, उनकी संस्कृति कैसी थी, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, तो इन सभी के बारे में हमें साहित्यिक स्रोतों से पता चलता है। ये जो स्रोत है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक तथ्यों को समझने में पुरातात्विक साक्ष्यों के पूरक के रूप में काम करते हैं। यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य जो है इन साहित्यिक स्रोतों के बिना अधूरे हैं। यानी कि अगर हमें कोई भी साहित्यिक स्रोत मिलता है और उसके साथ ही हमें ये पुरातात्विक स्रोत मिलता है, तो उस दोनों को हम रिलेट करके समझ सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं, इसके बाद अब हम देखते हैं कि साहित्यिक स्रोतों को मुख्य रूप से धर्म और धार्मिक रूप से धार्मिक, लौकिक और विदेशी लेखकों के विवरण के में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि ऐसा हम कह सकते हैं, ये जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, यानी कि जो साहित्यिक स्रोत होते हैं, उनको हम खास तौर पर मतलब ये मान सकते हैं कि ये सोर्सेज जो है ये धार्मिक रहे होंगे। इसके बाद मतलब कि इसके बाद हम ये भी देख सकते हैं, ये जो जितने भी साहित्यिक स्रोत हैं, कुछ ऐसे स्रोत हैं जो कि विदेशी लेखकों के द्वारा लिखे गए थे। यानी कि ऐसा हम कह सकते हैं कि जो विदेश से यहाँ पर लोग आए थे, जो भी फॉरेनर्स वगैरह थे, उन्होंने यहाँ पर जो कुछ देखा, यहाँ के समाज में देखा। क्योंकि जब हम जो भी हमें अभिलेख मिलते हैं तो उसमें हमें सिर्फ राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, हमें आम जनता के बारे में कोई पता नहीं चलता कि उस समय का समाज में जो आम जनता थी उनका जीवन कैसा था। लेकिन जब बाहर से लोग आए थे यहाँ पर, उन्होंने जो भी भारत के या फिर किसी भी समाज के सभी पहलुओं को एक साथ देखा था। तो इसी तरह से हम मतलब कि ऐसा कह सकते हैं, ये जो साहित्यिक स्रोत है, ये जो साहित्यिक स्रोत है ये भी हमें इतिहास समझने में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो आता है, सबसे पहले करते हैं बात धार्मिक जो साहित्य, यानी कि धर्म को लेकर जो हमें स्रोत मिले हैं, जिसमें वेद मिले हैं, उपनिषद मिले हैं, पुराण, बौद्ध और जैन ग्रंथ सभी शामिल हैं। तो ये सब कुछ धार्मिक स्रोतों में आते हैं। तो इसी तरह प्राचीन भारत के हमें समाज के बारे में पता चलता है। तो समाज के बारे में उस समय का जो भी धार्मिक दर्शन कैसा था, या फिर लोग धर्म को लेकर कैसे सोचते थे, उस समय पर धर्म को लेकर क्या रूल्स वगैरह बनाए गए थे। हालांकि धर्म का अर्थ होता है कर्म, यानी कि धर्म जो है ना, उसका लिटरेरी मीनिंग अगर हम देखेंगे ना, तो इसका अर्थ होता है कि कर्म करना। यानी कि जो व्यक्ति जैसा मतलब जो कर्म करता है वो ही उसका धर्म होता है। लेकिन आज के समय पर धर्म को कुछ और मान लिया गया है कि धर्म ये जो एक पर्टिकुलर मतलब कि ऐसे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना। तो ये सब धीरे धीरे इसमें क्या होता है, इसमें धीरे धीरे जो है विकार आते गए। इसके बाद जो ये ग्रंथ हमें मिले, वेद, उपनिषद, ये प्राचीन भारत की जो भी धार्मिक मान्यता रही थी,
यानी कि लोग कैसे कैसे बिलीव्स थे लोगों के, या फिर समाज का स्ट्रक्चर कैसे था, या फिर उनके दार्शनिक विचार कैसे थे, उन सभी को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था जो थी, यानी कि वर्ण सिस्टम जो बनाया गया था, और जो कर्म कांडों की जानकारी हमें वेदों से मिलती है, जो भी कर्म कांड बनाए गए थे। अब देखिए जो वर्ण था, वर्ण सिस्टम कैसा था कि पूरा समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। ब्राह्मण, उसके बाद आते हैं क्षत्रिय, और उसके बाद आते हैं वैश्य, और उसके बाद आते हैं शूद्र। और जो इन सभी में अगर हम देखें ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सभी में अगर हम देखेंगे ना, तो जो शूद्र थे उनकी स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय थी, यानी कि उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब थी उस समय पर, क्योंकि इन जो शूद्र थे इनको बाकी तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए कहा जाता था कि आपका जो धर्म है वो आप इनकी सेवा करेंगे। इसके अलावा ये जो ग्रंथ है हमें सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन, यानी कि समाज में क्या धीरे धीरे टाइम बाय टाइम क्या हमें परिवर्तन आते गए, साथ ही इनमें जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनके संदर्भ भी मिलते हैं। जैसे कि महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध का उल्लेख मिलता है। जो महाभारत एक ग्रंथ है, साहित्यिक ग्रंथ है, उसमें हमें कुरुक्षेत्र युद्ध जो हुआ था वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो ये सब इतिहास के इवेंट्स के बारे में बताते हैं। ऋग्वेद जो है ये प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत है, यानी कि जो साहित्य का सबसे पुराना स्रोत जो है ऋग्वेद माना जाता है, जो सबसे पुराना और पहला वेद है, जिसमें आर्यों की जो प्रारंभिक जीवन शैली बताई गई है, उसमें युद्ध और जो धार्मिक विश्वास है उसका वर्णन किया गया। अब देखिए वेद जो थे, स्टार्टिंग में जब वेदों को वेद जो थे एक श्रुति साहित्य हुआ करते थे, यानी कि सिर्फ सुनकर ही उनको समझा जाता था, याद रखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये जो वेद है करीब 2500, 1500, 2000 साल पहले ही इनको लिखा गया है। तो इनमें लिखने के समय भी इन पर कुछ विकार आते गए, यानी कुछ ऐसे चेंजेस देखे गए। इसके अलावा सप्त सिंधु क्षेत्र का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, जो हमें प्राचीन भूगोल की जानकारी देता है कि सप्त सिंधु कौन सा क्षेत्र था, किसको कहा जाता था। इसके बाद बात करते हैं जो महाभारत और रामायण जैसे जो भी है सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ये राजतंत्र और युद्ध रणनीतियों को समझने में सहायक होते हैं। यानी कि महाभारत जो ग्रंथ लिखा गया, रामायण जो लिखी गई, उसमें सोसाइटी की या फिर पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, उसमें हमें मोनार्की सिस्टम यानी कि राजतंत्र, जैसे राजा प्रमुख होता था और वो अपनी प्रजा की देखभाल या प्रजा के लिए काम करता था, ऐसे युद्ध को समझने में सहायक होते हैं ऐसे ग्रंथ। इसके बाद आता है सामवेद, जो मंत्रों को राग में गाया जाता है, यानी कि सामवेद में जो भी मंत्र हैं उनको एक राग में गाया जाता है। भारतीय संगीत की ये सबसे पहली झलक थी कि भारत में जब म्यूजिक का यानी कि स्टार्टिंग हुई थी तो ऐसा माना जाता है कि सामवेद से शुरू हुआ था। इसके बाद अथर्ववेद, जो मंत्र, उपाय और रोजमर्रा के जो भी रीति रिवाज है उन सभी को संग्रहित करके अथर्ववेद में लिखा गया। यानी कि जो भी मंत्र होते थे, जो भी उपाय होते थे, जैसे हो जाता है ना कोई आज के समय पर जो लोग ज्योतिष वगैरह में बिलीव करते हैं, तो उनका ये रहता है कि अगर किसी के जो ग्रह वगैरह सही नहीं चल रहे तो उनके उपाय क्या है, गाय को आप ये खिलाओ, देसी घी खिलाओ, या फिर ऐसा करो, आप ऐसे पत्ते चढ़ाओ, है ना, तो आप ऐसे दान करो, या फिर पीले कपड़े पहनो, ये सब कुछ उपाय होते हैं। और रोजमर्रा के जो भी रीति रिवाज रहते हैं, यानी कि रोज की लाइफ में क्या कुछ करना है आपने, जैसे एकादशी आती है, चतुर्दशी आती है, द्वादशी आती है, तो ये सब क्या होता है, ये सब हिंदू धर्म के मतलब धीरे धीरे आगे जो भी ब्राह्मणों के द्वारा ये बनाए गए थे, पूरा एक धर्म को लेकर ये सारे कर्म कांड वगैरह इन सभी का जानकारी मिलती है। इसके अलावा ये ब्राह्मण ग्रंथ जो एक थे ये अलग से हैं, वेद जो अलग है। वेदों की व्याख्या करते समय यज्ञ हवन जैसे कर्म कांड जानकारी देते हैं। ये जो ब्राह्मण है तो ये ब्राह्मण ग्रंथ है, वेदों की व्याख्या करते हैं, यानी कि वेदों में क्या कुछ लिखा है तो उनको ब्राह्मणों के द्वारा अपने ग्रंथों में डिफाइन किया गया, उनके पूरे एक्सप्लेन करके बताया गया। क्योंकि उस समय पर जो वेद थे ना वो आम लोग नहीं पढ़ सकते थे, वो सिर्फ वही जो होते थे ब्राह्मण थे, मतलब कि जो 4 वर्ण थे उसमें सिर्फ ब्राह्मणों को अनुमति थी कि वो वेदों का अध्ययन कर सकते थे, उनकी स्टडी कर सकते थे। अब आम जनता को वेदों के बारे में बताने के लिए फिर ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथ रचने शुरू कर दिए और उसमें उन्होंने यज्ञ, हवन, कर्मकांड जैसी जो भी जानकारी है वो उनमें दर्ज करनी शुरू कर दी। इसके बाद आते अरनायक, ये जंगल में जो भी साधु रहते थे उनके लिए ध्यान, आध्यात्मिक विचारों पर केंद्रित है, यानी कि ये जंगल में रचे गए थे, ये अरनायक ग्रंथ थे। इसके अलावा उपनिषद, ये जो है दार्शनिक ग्रंथ है, यानी कि फिलोसफिकल जो भी इसमें फिलोसफी वगैरह के बारे में पता चलता है, जिसमें आत्मा, ब्रह्म और जीवन के गहरे सवालों पर चर्चा की गई कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है और जीवन क्या है, तो इन सभी का आपस में क्या संबंध है, इसकी जानकारी हमें उपनिषद से मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए
एक पूरे चार्ट में आपको ये दिख जाएगा। ऋग्वेद जो है इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से, जो ऋग्वेद की व्याख्या करने वाले ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय, कौशितकी, और इसके उपनिषद भी हैं ऐत्रेय और कौशितकी। इस ये जो उपवेद इसका क्या है, आयुर्वेद है, यानी कि इसका उपवेद जो माना जाएगा वो आयुर्वेद है। इसके अलावा यजुर्वेद जो आता है ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ इसका है। इसमें कठोपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद या फिर श्वेत्रोपनिषद, इसके अलावा मैत्रायणी उपनिषद है, ईशावास्योपनिषद है, और जो भी बृहदारण्यक कोपनिषद है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बृहदारण्यक। इसके अलावा ये जो इसका उपवेद है धनुर्वेद है। इसके बाद जो सामवेद आता है इसकी व्याख्या हमें तांड्य जैमिन्य में मिलती है। ये ब्राह्मणों के द्वारा रचा गया, क्योंकि आप देखिए ये जो वेद है ना ये तो संस्कृत में रचे गए, इसको तो जो संस्कृति जिसको आती है वो ही पढ़ सकता है। इसके अलावा जो आम लोगों के लिए वो ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए। इसमें शांदेग्य, जैमिनीय और गंधर्व वेद ये इसके उपवेद है। अथर्ववेद में गोपथ जो है ये इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें मुंडकोपनिषद के बारे में, प्रश्नकोपनिषद के बारे में और मांडुक्योपनिषद के बारे में पता चलता है। इसके अलावा उपवेद जो है वो इसके ब्रह्मदेव और शिल्पदेव, तो ये इसके उपवेद है। इसके बाद अगर हम प्राचीन भारत की प्रमुख जो भी पुस्तकें रही हैं, यानी कि एंशिएंट इंडिया की पुस्तकें क्या थी, उनसे हमें क्या इतिहास के बारे में पता चलता है। तो महाभाष्य नाम की एक ग्रंथ है, इसकी रचना पतंजलि ने की थी महाभाष्य के बारे में, ठीक है, महाभाष्य जो भी थी रचना उसकी। इसके अलावा मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक जो है विशाखा दत्त, यानी कि मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त ने लिखा था। मालविकाग्नि मित्रम ये जो महाकाव्य है इसकी रचना कालिदास ने की थी। इसके बाद अर्थशास्त्र जो है इस जो जैसे कि जो प्रशासन के बारे में बताते हैं, उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उसमें क्या कुछ रूल्स वगैरह थे। और राजनीतिक ग्रंथ के जो रचयिता थे कौटिल्य यानी कि चाणक्य थे। तो अर्थशास्त्र के जो रचयिता वो कौटिल्य या चाणक्य को कहा जाता है। इसके अलावा नीति सार जो ग्रंथों की रचना कामंदक ने की थी, जो नीति सार थे यानी कि जिनमें कुछ नीतियाँ वगैरह बनाई गई थी। इसके अलावा काव्य अलंकार जो है नामक साहित्य ग्रंथ के जो भी लेखक है भाम्य है, यानी कि काव्य अलंकार जो है इनमें मतलब कि जो भी साहित्य ग्रंथ है उसके बारे में पता चलता है। इसके बाद अब देखिए सांख्या कारिका ये भी एक पुस्तक है। इसकी रचयिता जो है ईश्वर कृष्ण ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण के द्वारा, ईश्वर कृष्ण जो है उनके द्वारा सांख्या कारिका। पदार्थ धर्म संग्रह इसकी रचना आचार्य श्रवणपाद ने की थी, आचार्य श्रवणपाद ने की थी। इसके अलावा प्राकृत पैंगम जो है उसके रचयिता आचार्य हेमचंद हैं, यानी कि जो प्राकृति के पैंगम है यानी कि इनके अलग अलग जो भी इनके थीम रहे थे वो अलग अलग थे। इसके अलावा पृथ्वीराज विजय ये भी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसकी रचना जयानक ने की थी। ब्रह्म सिद्धांत जैसे कि खगोलीय ग्रंथ है, इसके रचयिता जो है ब्रह्मगुप्त थे। इसके अलावा जो आर्यभट्टियम थे, आर्यभट्टम या फिर दर्श गणित सूत्र आर्य सिद्धांत, इनकी रचना आर्यभट्ट ने की थी। तो ये सभी हमें अलग अलग समय पर हमें ये बुक्स ग्रंथ देखने को मिलते हैं। तो उसके समय पर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन सभी से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। इसके बाद भुवन कोश जो है, भुवन कोश और कृत्य चिंतामणि यानी कि इसके अलावा काममीन मिश्र, इसके अलावा विद्याशाल भंजिका, वाल्मीकि रामायण जैसे ग्रंथों की रचना राजशेखर ने की है, यानी कि ये सभी ग्रंथों की रचना एक व्यक्ति राजशेखर के द्वारा की गई। इसके अलावा हितोपदेश की रचना नारायण पंडित ने की है, यानी कि ये भी एक बुक है जिसमें हितोपदेश है जो उसकी रचना मतलब कि इन्होंने नारायण पंडित ने की है। इसके अलावा जो काम सूत्र है, जो काम सूत्र है इसमें काम सूत्र नाम का ये एक ग्रंथ है, इसके रचयिता जो है वात्सायन है। इसके अलावा शिशुपालवध की रचना माघ ने की थी, यानी कि ये भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। इसके अलावा जो स्वपन वासवत्ता नामक जो नाटक के लेखक हैं, इनके भास जो थे इन्होंने रचना की है, ये एक नाटक है। अब देखिए इन सभी नामों को आपको याद करना होगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे मैचिंग आ जाते हैं कि ये बुक या ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा कर्पूर मंजरी जो है उनकी रचना राजा सोमेश्वर ने की थी।
उत्तरा रामचरित, ये जो नाटक है, ये इसके नाटक के रचयिता जो थे भवभूति थे। पंचतंत्र जो है इसकी रचना विष्णु शर्मा ने की थी। पंचतंत्र की रचना जो है विष्णु शर्मा ने की थी। इसके बाद सरस्वती जो है कंठाभरण, उनके लेखक है राजा भोज, यानी कि सरस्वती कंठाभरण राजा भोज थे। नाट्य शास्त्र जैसे कि नाट्य विद्या के मूल ग्रंथ की रचना भरत मुनि ने की है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाट्य शास्त्र जो भी मतलब नाटक है ना, एक नाटक है, इसकी रचना जो है, इसके जो नाट्य शास्त्र एक ग्रंथ है, नाट्य विद्या का मूल ग्रंथ है, तो उसकी रचना भरत मुनि के द्वारा की गई है। अब देखिए इसके बाद हमारे आते हैं संगम साहित्य क्या है। ठीक है, तो संगम साहित्य हम ये मान सकते हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये रचना लिखी हुई है यहाँ पर संगम की, और उनके लेखक के नाम है, और इसमें उनकी श्रेणी या फिर उनके उनके किसके बारे में वर्णन किया गया, इसको एक बार हम रीड कर लेते हैं। इसमें है तोल्कापियम, इसके लेखक का नाम है तोल्कापियार, आप इसको सेम याद रख सकते हैं, तोल्कापियम तोल्कापियार, इनके द्वारा लिखा गया। और इसमें किसकी रचना है, व्याकरण और शिष्टाचार, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं तोल्कापियम तोल्कापियार, व्याकरण और शिष्टाचार के बारे में बताया गया। जैसे इसमें थोड़ा निमोनिक से आप कर सकते हैं, जैसे तोल्कापियार यानी कि प्यार, प्यार लेकर उसको आप मान सकते हैं, ये शिष्टाचार के साथ प्यार को पाया जा सकता है, तो आप ऐसे निमोनिक्स लेकर भी इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा जो सेकंड ग्रंथ आता है, जो रचना आती है, वो है एट्टू तोके। इसके संकलन जो है 8 संकलन इसके किए गए एट्टू तोके के। तो इसकी जो कवि है विभिन्न कवि, यानी कि इसको एक कवि के द्वारा नहीं लिखा गया जिसको हम डिफाइन कर पाए, इसको अलग अलग कवियों के द्वारा लिखा गया है। तो इसी तरह ये जो है मतलब एट्टू तोके, ये 8 संकलन है, इसके कवि बहुत सारे हैं। तो ये एक संगम कविता का संकलन है, इसमें संगम एज की हमें कविताएं मिलती हैं। इसके बाद पट्टू पाटू, यानी कि पट्टू पटाटू सॉरी पट्टू पाटू, ये इसमें 10 गीत है। इसके जो कवि है वो भी थोड़े विभिन्न हैं, यानी कि शासकों और जीवन पर आधारित कविताएं हैं, यानी कि जो उस समय पर रूलर थे उनका जीवन कैसा था। इसके अलावा शिल्पादिकरम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिल्पादिकरम, इसके लेखक है इलंगो वदिगल, यानी कि इलंगो वदिगल हैं। इसके अलावा इनमें क्या चीज़ है, ये एक प्रकार की महाकाव्य यानी कि एपिक है ये। इसके अलावा मणि मेघले, यानी कि इसका जो रचयिता है या रचना इसकी की है सीतानार ने। ठीक है, सीतानार ने, मणि मेघले सीतानार ने, और ये शिल्पादिकरम की उत्तर कथा है। इसके अलावा जो परिपाडल है, ये विभिन्न कवि इसके भी कवि बहुत सारे हैं, मतलब परिपाडल का कोई एक कवि, कोई एक रचयिता नहीं है। जो इसमें हमें क्या विशेषता है, भक्ति और प्रकृति के विषय के बारे में बताया हुआ है परिपाडल, तो आप मतलब किसी भी निमोनिक से हिंट लेकर याद कर सकते हैं। इसके अलावा पतिरु पत्तू, ये जो है कवि कन्नार हैं, और ये चेर राजाओं का वर्णन करते हैं। कन्नार और चेर, आप इसको रिलेट कर सकते हैं, और इन्होंने पतिरुपुत्तु लिखा है। इसके अलावा जो पुरनानूर है, जो इसके बहुत सारे कवि हैं, इसमें युद्ध, दान और वीरता की कविताएं बताई गई हैं। एहनानूर, ये भी, इसके भी बहुत सारे कवि हैं। प्रेम, व्यक्तिगत जीवन पर जो भी आधारित जो भी रचनाएं थी वो लिखी गई हैं इसमें। कुरुन तोंके, जो विभिन्न कवि इसके हैं, लघु प्रेम कविताएं हैं इसमें। इसके अलावा नट्टिने, यानी कि विभिन्न कवि, इसके भी बहुत सारे कवि रहे हैं, प्रेम और परंपरा पर आधारित है नट्टिने। तो इस तरह से आपको याद करने पड़ेंगे। अब देखिए हमें एक और स्रोत मिलते हैं, कुछ ऐसे स्रोत में जो विदेशी यात्रियों की जो भी डायरीज थी, उनकी जो भी बुक्स वगैरह थी, है ना, कहीं भी मान लीजिए हम कहीं जाते, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो लेखक होते हैं ना, राइटर, उनको ऐसे रहता है कि कहीं भी जाएंगे वो अपने साथ बुक या अपनी जो डायरी है उसको साथ में लेकर जाएंगे, ताकि वहाँ पर जो भी उन्हें मतलब कि जो भी चीज़ उन्हें अच्छी लगी या फिर उन्हें जो भी जानकारी हो वो इस डायरी में अपनी बुक में लिख लेंगे। तो इसी तरह से भारत में भी बहुत सारे फॉरेनर्स जो थे, ट्रैवलर आए थे यहाँ पर, उन्होंने जो कुछ देखा समाज के बारे में, यहाँ पर जो भी पूरी सोसाइटी को देखा, उन्होंने धर्म के बारे में, जो भी राजनीति थी, एडमिनिस्ट्रेशन था, उनके बारे में, तो ये सारी जानकारी अपनी डायरी में लिखते हैं। अब देखिए इसमें भी जो यात्री का नाम है, इसके बाद कौन से देश से आए हैं, पुस्तक का नाम है, और इसमें विवरण दिया है कि मतलब पूरा थोड़ा बुक के बारे में इंफॉर्मेशन दी है।
सबसे पहले हम बात करेंगे मेगस्थनीज की। ये तो आपको पता ही होगा, मेगस्थनीज जो है ये इंडिका इसकी ग्रंथ है, ये यात्री है मेगस्थनीज, इन्होंने इंडिका लिखी और ये ग्रीस से आए, ग्रीस यानी कि यूनान से आए थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आते हैं। उस समय उन्होंने मौर्य का प्रशासन कैसा था, समाज और नगर की जो भी योजनाएं थी उनके बारे में वर्णन किया। इसके बाद फाहियान आते हैं। फाहियान जो एक चीनी यात्री हैं। अब देखिए इन तीनों को आप एक साथ याद रखिए, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, तो ये तीनों ही चीनी यात्री हैं। ये जो फाहियान है ये फोकुआ की इन्होंने बुक लिखी और ये गुप्त काल में आते हैं, सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। उस समय पर बौद्ध धर्म, सामाजिक व्यवस्था का इन्होंने वर्णन किया था, क्योंकि जो गुप्ता पीरियड था उस समय पर बौद्ध धर्म फल फूल रहा था। इसके अलावा जो ह्वेनसांग आते हैं ये भी चीन से थे। इन्होंने सी यू की नाम की बुक लिखी थी। जो हर्षवर्धन के समय भारत आते हैं, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, बौद्ध धर्म और प्रशासन का वर्णन किया था। और इन्होंने ये भी लिखा था, ये भी बताया था कि जो उस समय पर मतलब कि जो भी शासक थे, रूलर थे, उनके द्वारा जो परिषद की एक बैठक वगैरह करवाई जाती थी, उनके बारे में बहुत अच्छे से इन्होंने वर्णन किया था। और उसमें ये भी लिखा कि बौद्ध, जैन और हिंदू जो भी धर्म थे, अलग अलग धर्मों के लोग उस एक मीटिंग में शामिल होते थे, तो इन्होंने जानकारी दी है। इसके अलावा जो इत्सिंग थे, चीन से आए थे, इनका जो बुक है यात्रा वृतांत है, ये नालंदा में अध्ययन करने के लिए आए थे। नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसमें देखने के लिए आए थे, क्योंकि ये एक बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध अनुशासन पर इन्होंने पूरी जानकारी दी, काफ़ी अच्छी जानकारी दी कि बौद्ध अनुशासन कैसा था उस समय पर, कैसे नालंदा में रूल्स रेगुलेशंस होते थे। इसके अलावा टॉलेमी जो है ये मिस्र से आते हैं। टॉलेमी ये मिस्र से थे। इनकी बुक है जियोग्राफी, जियोग्राफिया इंग्लिश में कहा जाता है, वैसे हिंदी में जियोग्राफी आएगा। भारत के जो भी भौगोलिक स्थान है यहाँ पर इन्होंने जियोग्राफी के बारे में, बंदरगाह जो है, यहाँ के पोर्ट थे, जो व्यापार मार्ग क्या थे, उनके बारे में लिखा है। इसके बाद आते हैं पिलनी, ये रोम से आते हैं। इन्हों की बुक जो थी नेचुरल हिस्ट्री थी, भारत और रोम के साथ व्यापार थे या फिर वस्तुओं का जो भी विवरण था उसका वर्णन करते हैं। इसके बाद जो अल-बरूनी आते हैं, ये मध्य एशिया ख्वारिज़म से आए थे और इन्होंने किताब लिखी, किताब उल हिंद, अल-बरूनी ने। ये जो है 11वीं सदी में जब महमूद गजनवी के साथ ये भारत आते हैं, जब महमूद गजनवी ने भारत पर मतलब कि भारत में लूटने आए थे मंदिर वगैरह को, तो भारत का धर्म, विज्ञान और समाज का इन्होंने काफ़ी गहराई से विश्लेषण किया यहाँ के लोगों का। इसके बाद आते हैं अब्दुल रज़ाक, ये फारस से आए थे। इन्होंने लिखा अपना यात्रा वृतांत और ये विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के दरबार में आए थे। वहाँ पर रहकर इन्होंने समाज के बारे में, प्रशासन के बारे में, वहाँ पर उस समय पर जो भी साम्राज्य था उसकी समृद्धि कैसी थी, उनके बारे में ये अध्ययन करते हैं। तो ये इंग्लिश में यही है। अब देखिए, अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में विदेशी यात्रियों के विवरण किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं। यानी कि जो विदेशी यात्री आए हैं उनके जो भी विवरण थे, जो भी उन्होंने अपनी बुक्स लिखी, जो भी अपने उन्होंने जितना कुछ भी लिखा था, है ना, जो भी उन्होंने डायरी वगैरह लिखी, बुक लिखी या ग्रंथ लिखे, कुछ भी था, वो किस तरह से हमें प्राचीन भारत का इतिहास को जानने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इसका आप देखिए, इसमें इसका एक मॉडल आंसर क्या हो सकता है कि प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए ये जो विदेशी यात्रियों के वृत्तांत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने भारत की जो भी तत्कालीन राजनीति, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है, जिससे भारतीय इतिहास के कई पक्षों की पुष्टि होती है और विश्लेषण संभव हो सका है। यानी कि इससे क्या है कि भारतीय जो भी इतिहास है उसके हमें बहुत सारे पहलू देखने को मिले हैं। अगर हम सिर्फ भारत के सोर्सेज पर, यानी कि गुफाओं के बारे में या फिर जो भी हमें यहाँ के वेद मिले हैं उनके बारे में या फिर अभिलेखों पर हम पूरी तरह से डिपेंड हो जाएं, तो हमें बाकी दूसरा पहलू जो आम जनता के लिए था वो नज़र नहीं आएगा। क्योंकि जो राजा महाराजा होते थे अभिलेख वही लिखवाते थे और वो अपने बारे में ही वहाँ पर लिखवाते थे ताकि लोगों को पता चले। अब आम जनता क्या सोचती थी, आम जनता के क्या विचार थे, आम जनता का क्या कहना था, वो हमें नहीं पता चलता। तो इसी तरह से ये जो फॉरेनर्स, जो भी ट्रैवलर्स आए हैं, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इतिहास को समझने के लिए। इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं मैगस्थनीज का, जो यूनान से आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत के, यानी कि अम्बेसडर के रूप में आया था।
उनकी जो भी बुक थी इंडिका, उन्होंने मौर्य प्रशासन के बारे में लिखा, नगर नियोजन कैसा था, सामाजिक संरचना कैसी थी या फिर सेना कैसी थी उनकी उस समय पर, जो भी आर्मी थी मौर्य साम्राज्य की उसके बारे में वर्णन किया। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है फाहियान, जो गुप्तकालीन समाज में आते हैं और उन्होंने फोकवा में, यानी इनकी ये एक बुक है फोकवा, उनमें बौद्ध धर्म, वर्ण व्यवस्था, न्याय प्रणाली का उल्लेख किया। इसके अलावा हुवेन सांग जो है CU की है, इनकी जो बुक है, इन्होंने हर्षवर्धन के समय की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, जो भी गवर्नेंस सिस्टम था, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, बौद्ध धर्म और समाज का बहुत विस्तृत वर्णन करते हैं। इसके बाद अल बरूनी जो है वो महमूद गजनवी के साथ भारत में आते हैं और उनकी किताब होती है किताब उल हिंद। उसमें उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में, दर्शन यानी कि फिलोसफी के बारे में, खगोल के बारे में, एस्ट्रोनॉमी और जो भी गणित था, संस्कृति, इन सभी का विश्लेषण किया। इसके बाद अब्दुल रज़ाक जो आते हैं विजयनगर साम्राज्य के समय पर आते हैं और इन्होंने वहाँ की समृद्धि, प्रशासन, वास्तुकला के विवरण से दक्षिण भारत के इतिहास को समझने में काफ़ी सहायता मिलती है। तो ये सब हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। जितनी भी बुक्स हमने यहाँ पर देखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए कितने यात्री आए थे, इन सभी के हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इसमें कौन कौन से यात्री ने क्या कुछ लिखा था भारत के बारे में अपनी बुक्स में। इसके अलावा ये जो यात्री हैं, इनके विवरण से कभी कभी पूर्वाग्रह या फिर सांस्कृतिक असमझ भी हो सकती है, यानी कि पूरी तरह से हम इस पर भी डिपेंड नहीं हो सकते, परंतु वे भारतीय स्रोतों के साथ मिलकर इतिहास को मतलब सटीकता प्रदान करते हैं। अब देखिए, अगर हम किसी फॉरेनर जो ट्रैवलर है उसकी अगर हम किसी एक बुक पर डिपेंड हो जाए, तो हो सकता है वो राजा का खास मित्र रहा हो, उसने अच्छी अच्छी बातें लिखी हो, या फिर हो सकता है कि वो मतलब राजा का व्यवहार उसको पसंद ना आया हो, उसने साम्राज्य के बारे में सारा कुछ गलत लिख दिया हो, है ना, कुछ बढ़ा चढ़ा कर। तो इसी तरह हम पूरी तरह से किसी भी एक सोर्स पर डिपेंड नहीं हो सकते। इन सभी सोर्सों को हम एक साथ रखकर जब अध्ययन करेंगे हिस्ट्री का, तभी ही हमें भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में सही से पता चलेगा। इसके अलावा विदेशी यात्रियों के जो लेख हैं, जिसमें भारत के इतिहास को बाहरी दृष्टिकोण से देखने का मौका मिलते हैं, ये वृत्तांत सिर्फ ऐतिहासिक घटनाएं ही नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की जो वैश्विक छवि है, यानी कि उस समय पर जो भी इंडियन सिविलाइजेशन थी उसकी जो भी मतलब ग्लोबल इमेज कैसी बनी हुई थी, उन सभी को इन वृत्तांतों के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर, मतलब कि आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हमने ये कंप्लीट सोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली कि सोर्सेज क्या हैं, कौन कौन से होते हैं और इससे हमें क्या पता चलता है। तो आगे हमारा जो मतलब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम आगे टॉपिक पर ही आएंगे, जो हम उसको हम डिटेल में करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।